राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आजकल हस्बैंड वाइफ के झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। केसेस लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि मैट्रिमोनियल केसेस में जितने भी लॉज हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, एक्ट्स हैं, वो सभी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए बने हुए हैं। मतलब कि शादी होते ही किसी लड़की को बहुत सारे हथियार मिल जाते हैं, बहुत सारे लॉज के अंदर प्रोविजंस मिल जाते हैं जिससे कि वो एक अच्छा जीवन जी सके। अब इन सारे लॉज का जो एम था बनाने का, वो था महिलाओं को सपोर्ट देने का, उनको एक अच्छा शादीशुदा जीवन, सुरक्षित जीवन देने का। लेकिन आज उन लॉज का पत्नियां बहुत धड़ल्ले से मिसयूज कर रही हैं और इन लॉज का जो उनको सपोर्ट करते हैं उनका मिसयूज करके पति और उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। और पत्नियों के द्वारा धड़ल्ले से इन लॉज का दुरुपयोग करने से रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है पतियों के अधिकार से। जब भी कोई लड़का शादी होकर पति बनता है तो क्या उसके भी कानूनी अधिकार हैं? ऐसे कोई प्रोविजन हैं जो उसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं उसकी सुरक्षा के लिए, अगर उसके साथ कोई क्रूएलिटी होती है या फिर पत्नी टॉर्चर करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगी। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन केस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत है तो मेरी लीगल टीम हमेशा आपके लिए तैयार है। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पतियों को सपोर्ट करने वाले किस एक्ट के अंदर कौन कौन से प्रोविजन हैं। वैसे तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डिवोर्स है। डिवोर्स पति भी ले सकता है, पत्नी भी ले सकती है, इसकी पिटीशन दोनों ही फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से मेंटेनेंस का केस है जो कि दोनों ही फाइल कर सकते हैं। और भी ऐसे ही बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कि विल करने का राइट दोनों को ही है, पति को भी और पत्नी को भी। हिंदू सिलेक्शन एक्ट के तहत दोनों ने अगर प्रॉपर्टी परचेज की है, दोनों की प्रॉपर्टी है, तो वो उसको बेच सकते हैं, दोनों को राइट है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे एक्ट्स हैं, ऐसे लॉज हैं जो कि पति का फेवर करते हैं। मेरी समझ से ये सभी प्रोविजंस, ये सभी लॉज और ये सभी जितने भी क्लॉज हैं, ये सभी पतियों को मालूम होने चाहिए। हर पति को ये मालूम होना चाहिए कि कानून उनके फेवर में भी है। हमारे यहाँ लोगों में ये बहुत बड़ी कमी है कि उनको जानकारी ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं और उनके लिए यूज होने वाले लॉज कौन से हैं। दूसरी बात ये कि इन कानूनों का उपयोग भी करना आना चाहिए, क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा होता है तो केस जाता है कोर्ट के अंदर और वहां पर आपके क्या क्या राइट्स हैं, आपके लिए कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए और उनका उपयोग करना भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आज के इस वीडियो में ऐसे 7 पॉइंट्स बताने जा रही हूं जो कि किसी हस्बैंड के फेवर में आते हैं। और ये जो 7 प्रोविजंस हैं, इनमें से 4 स्पेशल हैं। तो ये सब किसी भी पति को अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए, उन्हें रट लेने चाहिए। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है मेंटेनेंस का। BNSS की धारा 144 के अंतर्गत, यानी कि जो पुराने कानून में 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस का केस हुआ करता है। मेंटेनेंस वाइफ हस्बैंड से ले सकती है, माता पिता ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं। ऐसे ही कई स्पेशल प्रोविजन हैं जिससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सेक्शन 144 BNSS या फिर 125 CRPC मेंटेनेंस से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स हैं, जिसमें से पहला जजमेंट ये कहता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है अगर वो कमाता नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा जजमेंट है वो कहता है कि पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है अगर वो अपाहिज है, अपंग है या फिर कमाने में सक्षम नहीं है। तो ये 2 ही जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो कि पति को सपोर्ट करते हैं मेंटेनेंस के केसेस में।
लेकिन मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस धारा 144 बीएनएसएस का सब क्लास 4 जो पुराने लॉ में 125 सीआरपीसी का भी सब क्लास 4 है, दोनों ही सेम है। दोनों ही हस्बैंड को पुलिस सपोर्ट करते हैं। तो सब क्लास 4 क्या कहता है कि अगर पति पत्नी अपनी मर्जी से अलग रहते हैं, या फिर पत्नी अपनी मर्जी से छोड़कर पति को गई है, या फिर पत्नी एडल्ट्री में है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं देगा पति। ना ही पत्नी को केस लड़ने का खर्च मिलेगा और ना ही एलिमनी मिलेगी। ये पति के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही उपयोगी है। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो पति को ये मालूम होना चाहिए कि अगर उसके खिलाफ कोई मेंटेनेंस का केस किया है वाइफ ने, ये उसको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए अपने बचाव के लिए और मेंटेनेंस से बचाव के लिए। अगर आपका केस चल रहा है और ऐसी कंडीशंस हैं, आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर रखा है आपके ऊपर और पत्नी एडल्ट्री में है, तो इस बात को आप जरूर उठाइए। भले ही आपके पास एविडेंसेस नहीं है, आपके पास ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं है, उसके बहुत सारे एविडेंसेस नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को आप वहां पर लिखिए, आप वहां पर कहिए, इस बात को जरूर उठाइए। आप कह सकते हैं पत्नी ने अपने मुंह से कहा, एक्सेप्ट किया, आपने उसकी चैट देखी, आपने उसके एविडेंसेस को देखा, भले ही आपके पास नहीं है, लेकिन इस प्रकार से आप अपनी बात को कोर्ट में रख सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है, उसको एक पैसा भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। आप जब भी कोई रिप्लाई फाइल करें, कोई पिटीशन फाइल करें, रिवीजन फाइल करें, या फिर कोर्ट में आर्गुमेंट चल रही है, तो आप इस बात को वहां पर जरूर से जरूर उठाएंगे। और इससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स भी हैं जिन्हें आप वहां पर लगा सकते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट जो रिलेटेड है सेक्शन 6 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 से। ये सेक्शन भी एक ऐसा सेक्शन है जो हस्बैंड को सपोर्ट करता है। ये सेक्शन कहता है कि फादर इज द नेचुरल गार्जियन आफ्टर हिज मदर, यानी कि जो पिता है वो बच्चे का सबसे पहले शरण करता है, वो उसका नेचुरल गार्जियन है और उसके बाद उसकी माँ आती है। तो कानून ने भी यहाँ पर पिता का स्थान पहले दिया हुआ है। हालांकि ये सेक्शन एक बात और कहता है कि बच्चा अगर 5 साल से छोटा है तो उसकी गार्जियनशिप माँ के पास रहेगी। बाकी इसके बाद अगर कोई 5 साल से बड़ा बच्चा है तो उसकी कस्टडी पिता के पास रह सकती है। तो नॉर्मली अगर कोई बच्चा 5 साल से बड़ा है और उसकी कस्टडी आपके पास है तो वो आपके ही पास रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ये बात मालूम है अपने फेवर में ये सेक्शन क्या कहता है, तो आप कोर्ट में इस बात को रख सकते हैं कि 5 साल से बच्चा बड़ा है तो मेरी कस्टडी में ही रहेगा और ये मेरा अधिकार है। फर्स्ट गार्जियन मैं हूँ, तो बच्चे से मीटिंग का राइट मेरा होना चाहिए। मैं अपने बच्चों से बिल्कुल मिल सकता हूँ। जब पैसा मुझसे लेना है, बच्चे का खर्च मेरे पैसे से चलना है, मेरे पैसे से उसका पालन पोषण होना है, तो मेरा राइट यहाँ पर बनता है उससे मीटिंग करने का, बच्चे से, और उससे मिलने का। और अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है, ये बात आपको मालूम है, तो उसकी कस्टडी अगर आपके पास रह गई तो रह गई, फिर वो माँ को नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन भी आपको अच्छी तरीके से रट लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अपने केस में आपको इसे कहना है, आपको इसे समझना है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो डीवी एक्ट से रिलेटेड है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसके सेक्शन 12 के तहत पत्नी केस फाइल करती है, जिसमें मेंटेनेंस की डिमांड होती है, चाइल्ड कस्टडी की डिमांड होती है, प्रोटेक्शन की डिमांड होती है और बहुत सारी रिलीफ हैं जो कि पत्नी को इस एक्ट के तहत मिल ही जाती हैं। और इसमें पत्नी को कंपनसेशन भी मिलता है। लेकिन डीवी एक्ट का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो सेक्शन 21 है वो पति को सपोर्ट करता है। देखिए, रिसेंटली जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो लेडीज के लिए ही बना हुआ है। लेडीज ही केस फाइल कर सकती हैं डोमेस्टिक वायलेंस का। हालांकि अगर किसी पति को डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करना है तो वो अपनी मदर के थ्रू फाइल कर सकता है, मतलब माँ केस फाइल करेगी और हस्बैंड पिटिशनर नंबर 2 उसमें रहेगा। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो वाइफ्स ही किया करती हैं अपने हस्बैंड के खिलाफ। हस्बैंड तो केवल उलझ के रह जाते हैं और उनको टाइम ही नहीं मिलता इतना ज्यादा सोचने समझने का, और शायद जानकारी भी नहीं होती कि सेक्शन 21 उनका भी सपोर्ट करता है। और सेक्शन 21 हस्बैंड को किस तरीके से सपोर्ट करता है
कि वो जो रिस्पोंडेंट है, पिता है, अपोजिट पार्टी है, वो बच्चे की टेम्परेरी कस्टडी ले सकता है, कुछ दिनों के लिए बच्चे को अपने पास रख सकता है। ये राइट सेक्शन 21 उसको देता है। तो अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखा है, उसमें आप मेंटेनेंस भी पे कर रहे हैं और कई चीजें आपके खिलाफ उसमें चल रही हैं, तो आप सेक्शन 21 का एप्लीकेशन उसमें लगाकर टेम्परेरी कस्टडी ले सकते हैं। और अगर आपको परमानेंट कस्टडी चाहिए तो उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, सेक्शन 26 है, या फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, उसके अंदर आप एप्लीकेशन लगाकर या फिर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और अगर आपके खिलाफ डीवी का केस चल रहा है, आपको पता है कि बच्चा 5 साल से छोटा है और आपको उसकी कस्टडी नहीं मिल सकती है, तो ऐसे में अलग से केस फाइल करने का कोई फायदा नहीं है। बस टेम्परेरी कस्टडी के लिए आप यहाँ पर सेक्शन 21 के तहत एप्लीकेशन लगा दीजिए। अलग से केस फाइल करने का कोई फायदा नहीं है। और बच्चा जब 5 साल से बड़ा हो जाएगा तब नॉर्मली आप अलग से केस फाइल करके उसकी कस्टडी ले सकते हैं। तो इससे संबंधित भी आपको ये प्रोविजंस, ये सेक्शन याद होने चाहिए, अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए अपने केस में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, 4th पॉइंट, वो है हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत पति को भी और पत्नी को भी डिवोर्स लेने का अधिकार है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 11 और 12 है, वो पति को, हस्बैंड को सपोर्ट करता है मैरिज को नल एंड वाइड कराने के लिए। देखिए यहाँ पर सेक्शन 12 का जो सब क्लॉज 1 है, वो कहता है कि अगर पति के साथ जब शादी हुई और शादी के समय जब फेरे पड़ रहे हो, उस समय अगर उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से प्रेग्नेंट है तो वो मैरिज वाइडेबल मानी जाएगी। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ये सेक्शन पति का फेवर करता है। अगर पत्नी शादी के समय प्रेग्नेंट है, वो बच्चा आपका नहीं है, किसी और का है, सेक्शन 12 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत पति इस शादी को वाइड करवा सकता है, वाइडेबल मैरिज है ये, और ये शादी मानी ही नहीं जाएगी, इसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा और आप कुंवारे माने जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी है तो आप इस सेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाकर मैरिज को वाइडेबल करा सकते हैं। तो ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं और पतियों को जानकारी न होने के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, तो ये अच्छी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और अपने किसी बॉयफ्रेंड का बच्चा लेकर आ जाती है और उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है, और बाद में जानकारी होने पर हस्बैंड डिवोर्स का केस फाइल करते हैं, जबकि डिवोर्स का केस फाइल करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे भी हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं और वो डिवोर्स के केस में अटके रहते हैं और पत्नियां उनको झांसा देती रहती हैं, जबकि वो जानती हैं कि पति के पास उनका मेडिकल जो चेकअप कराने ले गए थे शादी के बाद, तो बच्चे का जो टाइम पीरियड था वो जैसे 3 महीने पहले शादी हुई और बच्चे का जो ग्रोथ थी वो 5 और 6 महीने की निकली। तो ये तो डॉक्टर रिपोर्ट है डॉक्टर की, पति को ये मालूम पड़ जाता है कि बच्चा उसका नहीं है, और फिर भी वो ये इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि सेटलमेंट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, और इस चक्कर में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। टाइम वेस्टिंग के चक्कर में समय निकल जाता है और बाद में कितना ही चिल्लाओ, कुछ भी करो, लेकिन इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके मैटर में भी ऐसा कुछ है तो आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत एप्लीकेशन देके मैरिज को वाइडेबल कराना चाहिए। बजाय डिवोर्स का केस फाइल करने के आपको वाइडेबल के लिए जाना चाहिए। अगर किसी वजह से आप लेट हो गए हैं, टाइम निकल चुका है, तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास एविडेंस है और आप लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन लगाकर भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। मेन चीज आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इस बात की जानकारी के उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। और अगर आपको जानकारी है और आपके साथ नहीं, किसी आपके जानने वाले, आपके भाई बंधु के साथ अगर ऐसा हो, तो आप उसको ये जानकारी दे सकते हैं कि उसके साथ ये गलत हुआ है और किस तरीके से वो अपनी मैरिज को वाइडेबल करा सकता है। अब नेक्स्ट आता है 5th पॉइंट, 5वां पॉइंट, जो कि रिलेटेड है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 21 के सब क्लॉज बी से। हालांकि इसकी नॉलेज
हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही होनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो भी केसेस चलते हैं वो 6 महीने में खत्म हो जाने चाहिए। उनकी टाइम लिमिट 6 महीने की होती है और अगर कोई अपील है, रिवीजन है, वो 3 महीने में खत्म हो जानी चाहिए। ये अकेला सेक्शन है जो टाइम बाउंडेशन की बात करता है। तो ऐसे में आप इस सेक्शन के तहत हाई कोर्ट में जाकर अपने केस की टाइम बाउंडेशन करा सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हस्बैंड ही डिवोर्स का केस फाइल करता है और ऐसे में सालों साल केस लड़ता है। तो आप सेक्शन 21 सब क्लास बी का फायदा उठाइए और अपने केस को टाइम बाउंड करवाइए। हालांकि देखा जाए तो टाइम बाउंडेशन का बहुत सारे एक्ट्स में है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी है, तो उसमें तो 60 डेज का टाइम लिमिट है। तो ऐसे जो भी एक्ट हैं जिनके अंदर टाइम बाउंडेशन है, तो आप हाई कोर्ट जाकर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जितने भी केसेस चल रहे हैं उनको टाइम बाउंडेशन करवाइए। इसी के अंदर एक और भी सेक्शन है, सेक्शन 23A। हालांकि ये अपोजिट पार्टी के लिए, रिस्पोंडेंट के लिए है। मोस्टली हस्बैंड डाइवोर्स का केस फाइल किया करते हैं, तो ये पत्नी के लिए, वाइफ के लिए यूजफुल होगा। लेकिन अगर कहीं वाइफ ने आपको दिखाने के लिए या दिखावे के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल कर रखा है या फिर वाइफ ने आपके ऊपर डिवोर्स का केस फाइल कर रखा है, तो उसके अंदर आपको सेक्शन 23A का सहारा लेना है। और ये सेक्शन आपकी रिलीफ के लिए बात करता है कि जो वाइफ एडल्ट्री कर रही है, क्रूएलिटी कर रही है आपके साथ, या डिजर्शन के बेस पर कोई रिलीफ मांग रही है और आपके पास इससे रिगार्डिंग कोई ऐसा एविडेंस है कि सामने वाला गलत है, तो आप इस सेक्शन के तहत रिलीफ ले सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट को आप केवल ये मत समझिए कि वो डिवोर्स लेने के लिए है, मेंटेनेंस के लिए है। हिंदू मैरिज एक्ट मैरिज को नल एंड वॉइड कराने के लिए भी है, आपको मेंटेनेंस दिलवाने के लिए भी है, यानी कि पतियों को भी मेंटेनेंस दिलवाने के लिए है, चाइल्ड कस्टडी के लिए भी बना हुआ है। और सेक्शन 26 जिसमें कि अगर आपके बीच में कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो आपको सिविल सूट फाइल करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ इसके अंदर 10 रुपए की फीस है अपने स्टेट में, और दिल्ली में तो इसकी 125 रुपए फीस है। सेक्शन 26 के अंदर पिटीशन डालिए, फाइल कीजिए और जो भी प्रॉपर्टी है उससे अपने नाम करा लीजिए कि प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी, जिसमें मैंने पत्नी का नाम डाल दिया था, पेमेंट मेरे अकाउंट से हुआ है। और इस तरीके से फ्री में आपको प्रॉपर्टी आपकी मिल जाएगी। और अगर आप सिविल सूट डालते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए तो आपको कोर्ट फीस ही चली जाएगी। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हिंदू मैरिज एक्ट केवल डिवोर्स के लिए नहीं है, बहुत सारे पर्पस हैं जिससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि हस्बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। और अब आते हैं 7th पॉइंट पर, 7वें बिंदु पर, जो कि रिलेटेड है डावरी प्रोविजन एक्ट से। इसकी एक अलग कहानी है। हालांकि एक्ट कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। सेक्शन 3 और 4 इस बात को कहते हैं। हालांकि आप देखिए कि जहां भी पूरे देश में वाइफ जब हस्बैंड के अगेंस्ट डावरी का केस फाइल करवाती है, FIR दर्ज करवाती है, तो उसमें ये सेक्शन लगाती ही लगाती है। 85 में नॉर्मल होती है और बाकी सेक्शन लग ही जाते हैं। अगर ये सेक्शन आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट लगाया हुआ है, नॉर्मली ये लगता ही लगता है, तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना है और इसका मुद्दा उठाना है। आपकी पत्नी कहती है कि मैंने दहेज दिया, तो यहाँ तो सबसे पहले वही दोषी हो गई कि उसने दहेज दिया, क्योंकि दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने दहेज नहीं लिया। और अगर कोई चोर चोरी करके कहता है कि मैंने चोरी करके ये सामान सामने वाले को दे दिया और सामने वाला कहता है कि मैंने नहीं लिया, तो चोरी करने का जो आरोप है वो तो पहले ही उसके ऊपर लग गया। ऐसे में तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर उसको तो पहले सजा दो। इस प्रकार से अगर आपके ऊपर ये सेक्शन लगा हुआ है तो आपको ये मुद्दा उठाना ही उठाना है। और इस बात को उठाकर आप जैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इन चीजों को भी आप साथ साथ लेकर जाइए। इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि पति ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है उसमें पत्नी का हक होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। ऐसा विदेशों में होता है कि मैरिड लाइफ में अगर पति ने जो भी अर्न किया है उसका 50% उसकी पत्नी को जाता है। लेकिन हमारे देश में, भारत में, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन
नहीं है। प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, आपकी विल है, आप चाहे किसी को भी दीजिए, जरूरी नहीं है कि आपके मरने के बाद आपकी पत्नी को ही मिलेगी। अगर आप विल करके जाते हैं तो आप विल कर दीजिए, माता पिता के नाम हो, बच्चों को मिलेगी और भाई बहनों को मिलेगी, या आप किसी को उठाकर दान भी कर दीजिए तो पत्नी का कोई हक उसमें नहीं बनता है। तो ये गलतफहमी अपने मन से हटा दीजिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो कि पति को ये राइट देता है कि वो अपनी विल लिख सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को किसी के भी नाम कर सकता है। इसी तरीके से बहुत से लॉज हैं जो इक्वल हैं हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी, जैसे कि कंप्लेंट करने का राइट पति को भी होता है और पत्नी को भी होता है। कोई डिफेमेशन हुआ है, कोई मार पिटाई हुई है, झगड़ा हुआ है, तो कंप्लेंट पति भी लिखा सकता है और पत्नी भी लिखा सकती है। ये राइट दोनों को इक्वली मिला हुआ है। और अगर इसी तरीके से वाइफ ने कोई झूठा एफिडेविट दिया है तो हस्बैंड उसके अगेंस्ट जा सकता है ऊपर। ये दोनों के लिए इक्वल है, हस्बैंड और वाइफ के लिए। लेकिन मैंने यहाँ जो अभी आपको 7 राइट्स बताए उनमें से 4 स्पेशल हैं और 3 उसके सपोर्टिव हैं, जिनकी आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर हस्बैंड हैं और या फिर आपकी शादी होने वाली है तो इन राइट्स को अपने अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, इनको रट लीजिए, क्योंकि अगर आपको कहीं कोर्ट जाना पड़ गया तो ये सब आपके बहुत काम आएंगे, कोर्ट में लिखने के लिए, दिखाने के लिए, बोलने के लिए। और इससे सपोर्टिव जो भी जजमेंट्स हैं वो आपको लगाने होंगे और केस में जीत आपकी पक्की होगी। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से आज मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।